नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLIT स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आज हम इस श्रृंखला में देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर क्या हैं और उसके साथ साथ उनका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 28 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो दोस्तों, जो पूर्ववर्ती होगी वो पहले आने वाली होगी और जो उत्तरवर्ती होगी या अनुवर्ती होगी वो बाद में आने वाली संख्या होगी। तो दोस्तों, 28 से पहले क्या आता है? 28 से पहले 27 आता है, 26 भी आता है, लेकिन ठीक पहले आने वाली 27 होगी। 26 जो होगी वो 27 की पूर्ववर्ती होगी। तो जो ठीक पहले आएगी वो पूर्ववर्ती और जो ठीक बाद आएगी वो अनुवर्ती होगी। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर, 13 की अनुवर्ती क्या है। तो 13 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है? 14 आती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं और जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न, 40 और 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्याएं भी होती हैं जिनमें कॉमन भी एक हो और जो क्रम से भी आए। अब जैसे 47 और 49 की बात करें तो 47 तो अभाज्य है लेकिन 49 अभाज्य नहीं है। ये 7 से कट जाती है, यहाँ भी 49 लगा, यहाँ भी 49 लगा, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 और 43। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है और एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है। तो दोस्तों, जो पूर्ण संख्या होती हैं उनका गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 0 का गुणा हम 5 में कर दें तब भी हमें 0 प्राप्त होगा, 0 एक पूर्ण संख्या है। और 5 का गुणा अगर 21 में कर दें तो 21 पंजे 105, तब भी ये एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए सूक्ष्म तथ्यों से, रटाकर, लिखवाकर, स्कूल सामग्री से। तो दोस्तों, बालकों को मूलभूत संक्रियाएं कौन सी होती हैं? जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो इन सब का ज्ञान स्कूल सामग्री के माध्यम से बच्चों को दिया जाना चाहिए। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। किससे कम होता है दोस्तों? तो भाजक से कम होगा, भाज्य से कम होगा, भागफल से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, तो शेषफल सदैव भाजक से कम होगा। इस तरह से जब अगर हम करें तो यहाँ जो होगा वो भाज्य होगा, यहाँ भागफल आएगा और यहाँ जो होता है दोस्तों वो भाजक होता है। और जब हम भाग करते हैं तो यहाँ कहीं शेषफल बचता है, तो जो शेषफल होगा वो सदैव इस संख्या से छोटा होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा भाजक। अगला प्रश्न, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है, जैसे 8/3, इसमें अंश बड़ा है तो इस प्रकार की भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। और जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, इसे उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। अगला प्रश्न, जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो तथा दूसरी का हर पहली भिन्न का अंश हो तो वे आपस में क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों, वे आपस में व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं। जैसे ये लिखा है एक अंश दूसरी का हर हो, जैसे एक अंश ये भिन्न माना तो इसका जो अंश है ये वाला दूसरे का हर हो जाएगा। और दूसरी का हर हो पहली भिन्न का अंश हो, जो दूसरी का हर है वो पहली भिन्न का अंश हो। तो इस तरह से अगर बनेगा 3/5 को अगर 5/3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसका जवाब 1 हो जाए। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/3। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, इसका सही जवाब 1 आ जाएगा।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2/3। गुणात्मक प्रतिलोम को सदैव सॉल्व करने पर हमेशा 1 आना चाहिए, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 3/2 का 2/3, तभी इसका उत्तर 1 मिल पाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, 1/2 कोष्टक में 5/4 डिवाइड 3/6 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 5/4 जो डिवाइड लगा इसकी जगह गुणा लगाते हैं और पीछे वाली बिंदु को उलट देते हैं, 3/6 का 6/3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, जब इस तरह लिख लेंगे तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में कर देंगे। 5 छक्का 30 और 4 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 2 से ये कट जाएगा 15 बार। अब ये हो जाएगा 15/12, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इसका सही जवाब आ गया 5/4। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4। अगला प्रश्न 13 नंबर, 0.05 का मान क्या होगा। तो दोस्तों 0.05 यहाँ क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 1 लिखेंगे और जो जितने अंक लिखे होते हैं उस पीछे उतने ही जीरो हर में बढ़ा देते हैं। अब ये हो गया 5/100। अब 5 का भाग दे लो, 5 दूनी 10, तो ये हो गया दोस्तों 1/20। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1/20। अगला प्रश्न 0.6 × 0.4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा और दशमलव देखेंगे कितने अंक बाद लगा है, तो 1 अंक बाद और 2 अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.24, अर्थात विकल्प नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, 228.54 डिवाइड बाई 100 का मान क्या होगा। तो दोस्तों 228.54 डिवाइड बाई 100, तो दोस्तों यहाँ पर 2 स्थान दशमलव इधर की ओर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2854। 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.2854, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न 16 नंबर, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों 5 का जो स्थानीय मान सबसे अधिक होगा वो किस में होगा, सा में होगा। इधर ही हो जाएगा 0. इसमें हो जाएगा 0.05, इसमें हो जाएगा 0.005 और दोस्तों इसमें हो जाएगा 0.5। तो सबसे अधिक किस में होगा, सा में। अगला प्रश्न 17 नंबर, सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों एक जो होता है वो सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड होता है, एक सबका गुणनखंड हो सकता है। जैसे 5 को 1 काटेगा तो 5 1 का गुणनखंड, 1 5 का गुणनखंड हो गया, 6 का भी 1 हो गया, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, 7 और 16 के सार्व गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों 7 और 16 के सार्व गुणनखंड 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 7 और 16 के सार्व गुणनखंड में 1 ही कॉमन होता है। 2 और 3 का लासा क्या है। तो दोस्तों जब लासा की बात की जाए तो इनका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, इसका लासा क्या हो जाएगा 6। अगर मासा की बात की जाती तो मासा 1 हो जाता। अगला प्रश्न 20 नंबर, 2 संख्याओं का मासा 45, लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो लासा और मासा के बराबर होगा, लासा इंटू मासा। तो दोस्तों 2 संख्याओं का मासा कितना है 45, लासा कितना है 500, इनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणा 45/125, 125 चौका 500 और 45 चौका 180, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 180। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, ₹15 कितने रुपए का 20% है। तो दोस्तों ₹15 जो होगा वो कितने रुपए का 20% हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि 15 कितने रुपए का, हमने माना x रुपए का 20% है, x रुपए का 20% जो है ₹15 है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणा 100/20। दोस्तों ये परसेंटेज लगा है, इसका 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 20 पंजे 100
और 15 पंजे 75, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 22 नंबर, किसी संख्या का 1/4 भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी संख्या का 1/4 भाग 25% कहलाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर, राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो दोस्तों 80% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 20% बचाता है, और जो 20% होता है वो 120 के बराबर है। तो दोस्तों 1% बराबर क्या हो जाएगा? 120/20, तो ये हो गया 20 छक्का 120, 6 हो गया। और दोस्तों वो कुल कमाई कितना होगा उसका? 100% होगा, तो इसका 600 रुपये उसका कमाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 रुपये। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, 4 का 3% है, तो दोस्तों 4 का 3% क्या है? तो दोस्तों जिसके साथ का लगा होता है उस संख्या को नीचे ले लेंगे 3, और प्रतिशत के लिए 100, तो 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार, और इसका गुणा कर देंगे 25 तिया 75, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न 25 नंबर, चित्रालेख तकनीकी का विकास किया था, तो दोस्तों चित्रालेख तकनीक का विकास जो किया था डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने किया था। किसने? डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने किया था।